कब हमें नहीं देनी चाहिए एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट? जी लेवल से तो उसमें नहीं देनी चाहिए। वो तो खैर इंडिकेट वो तो हो गई, लेकिन हमें जो हम रूटीन में एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट गड़बड़े करते हैं वो कौन सी कंडीशन है? कभी भी एक्नी में रोज़ेशिया में ना दें आप। कभी भी कोई इन्फेक्शन आप देखते हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है, उसमें आप नहीं दें। खारिश हो रही है, खारिश का क्या ताल्लुक है स्टीरॉइड से? स्केबीज है, कोई ताल्लुक नहीं है। अर्टिकेरिया में कोई ताल्लुक नहीं, तो इनमें स्टीरॉइड्स ना दें आप, ठीक है। इनएडवर्टेंट यूज से क्या होता है, ये एक्नी रोज़ेशिया हो जाता है, पेरिओरल डर्मेटाइटिस होता है, इन्फेक्शन में आपको ये टीनिया इनकॉग्निटो बन जाता है। अहम बात कि अवेलेबल क्या है आपके, लोकली भी दे सकते हैं हम, ओरली भी दे सकते हैं, इंट्रालीजनली भी दे सकते हैं, पैरेट्रली भी दे सकते हैं। ये आपको पता है कि भाई लगा लो, खिला दो, इंजेक्शन लगा दो उसके, या फिर उसके आईवी या इंट्रामस्कुलर दे दो। को याद रखने की जरूरत नहीं है। you should use your mind and you can come out yourself कि भाई कैसे दे सकते हैं। लोकल लगा ले, खा ले, इंजेक्शन लगा दें उस लीजन में, या फिर उसको इंट्रामस्कुलर या आईवी दे दें, यही तरीका है। अब ये मुख्तलिफ प्रेपरेशंस हैं। पहले मैंने जिक्र किया था कि माइल्ड, मॉडरेट, पोटेंट, वेरी पोटेंट। किस बेसिस पे करते हैं हम? डॉक्टर काजी, कैसे हम डिटरमिन करते हैं कि ये माइल्ड है, ये पोटेंट है, ये मॉडरेट है? जी वेसोकंस्ट्रिक्शन, देखिए याद रखें ये बात, इसीलिए मैंने वो 20 सवाल बना के दिए कि भाई ये आपने दिमाग को खुद देखना है। क्लास अटेंड करने का कोई फायदा नहीं, 4 दिन बाद एक लफ्ज भी याद नहीं रहेगा क्या हुआ था। आपने अपने दिमाग में कंस्ट्रक्शन करनी है, ये बात मैं सिखाने की कोशिश करनी। प्रॉब्लम ये है हमने भूल जाते हैं। तो ये देखिए, ये माइल्ड है हाइड्रोकॉर्टिसोन, ये नेरिसोन अगेन थोड़ा सा मॉडरेट है, ये पोटेंट है। ये 3 चीजें आपसे मिल रही है, ये माइल्ड है, ये मॉडरेट है, ये पोटेंट है। अब इनमें फर्क क्या है ये देखिए, अब ये याद रखिएगा। ये नॉर्मली हाइड्रोकॉर्टिसोन की प्रोडक्शन है 20 मिलीग्राम पर डे, 20 to 30 मिलीग्राम। ये कोई एग्जैक्ट आपको कभी भी फिगर नहीं मिलेगी, हर जगह मुख्तलिफ होगी, उससे कंफ्यूज ना हो। किताबों का एक बड़ा किसी दिन डिस्कस करेंगे किताबों में क्या प्रॉब्लम होती है। इसमें अगर आप देखें तो नॉर्मली जो है हाइड्रोकॉर्टिसोन 20 मिलीग्राम पर डे प्रोड्यूस हो रहा है, तो प्रेडनिसोलोन इससे 4 गुना ज्यादा पावरफुल है, तो इसके 5 मिलीग्राम काफी है। ट्राइमसिनोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन की 4 मिलीग्राम काफी है। बीटामिथासोन, डेक्सामिथासोन इससे 25 गुना स्ट्रॉन्ग है, पोटेंट है, तो इनकी 0.75 मिलीग्राम काफी है एक दिन की डोजेज पे। अच्छा, अब बॉडी में तो पैदा हो रही है हाइड्रोकॉर्टिसोन, लेकिन जब आप दवाई देते हैं पेम्फिगस में, तो आप देते हैं प्रेडनिसोलोन या प्रेडनिसोन। रहीम अचकज़ई, आप बताइए क्या वजह है? Why you should not give the हाइड्रोकॉर्टिसोन? आप हाइड्रोकॉर्टिसोन से क्यों बच रहे हैं? आप प्रेडनिसोलोन क्यों दे रहे हैं? क्या रीजन हो सकता है इस बात? जी, वो इतना पोटेंसी उसकी कम होगी तो इफेक्ट ही उसका नहीं होगा उसमें। नहीं, देखिए ये वजह है, वजह मैं बताता हूँ, आप सब सुन लें। मिनरल जी, ये जो हाइड्रोकॉर्टिसोन है ये ओरिजिनल हार्मोन है, तो ये इसके साथ कुछ मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी है, कुछ एंड्रोजेनिक एक्टिविटी भी है, तो उसकी वजह से इसका हाइपरटेंशन लेवल और एंड्रोजेनिक लेवल बाकी दवाइयों से ज्यादा है। जो सिंथेटिक है उनमें कोशिश की गई है कि उनकी मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी और उनकी एंड्रोजेनिक एक्टिविटी कम हो, ताकि उनका सिर्फ जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनोसप्रेसिव एक्शन है उसको हम इस्तेमाल करें। तो ये एक चार्ट है जिसको आपने समझना है, जिसको आपने ज़हन में रखना है कि इनकी जो वैल्यू है, जो इसके 20 मिलीग्राम के बराबर क्या है, कि 4 मिलीग्राम प्रेडनिसोलोन इज इक्विवेलेंट टू दैट। इसी तरह 5 मिलीग्राम मिथाइल प्रेडनिसोलोन और 0.75 मिलीग्राम जो है बीटामिथासोन और डेक्सामिथासोन बराबर है डेली प्रोडक्शन के लिए। ठीक सर? जी जी बोले। सर सॉरी, मैं एक सवाल बस पूछना चाह रही थी। आपने मेंशन किया था
कि जो ग्लूकोज बनती है वो फैट प्रोटीन के ब्रेकडाउन से बनती है। तो फिर आपने कहा था कि लाइपो एट्रोफी हो सकती है, लेकिन सर फिर आपने कहा कि वो फिर स्टेरॉइड की वजह से बफलो हम्प और मून फेस हो सकता है, तो उसमें फैट डिपोजिशन बढ़ जाती है। तो आप ये एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे? अच्छा, वंडरफुल। देखें, ब्यूटीफुल क्वेश्चन कि भाई वो मोटा क्यों हो गया। बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने इसीलिए कहा कि देखें, ये फैट्स की रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देती है। बेसिकली तबाह तो कर रही है बाकी जगहों पे, लेकिन नोबडी नोस कि ये रीडिस्ट्रीब्यूट करके बफेलो हम क्यों बना रही है, तो मून फेस क्यों बना रही है। मैकेनिज्म्स आर नॉट नोन। हर चीज का जवाब किताबों में या किसी को नहीं होता, बट इट हैपेंस बिकॉज वी सी इट। और जो ये लाइपोलिसिस कर रही है वो भी हमें पता है, लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन होके ये खास के जी ट्रंकल ओबेसिटी कर रही है, लेकिन जिसे पेरिफेरल थिनिंग कर रही है, इन चीजों का हमें समझ में नहीं आई हुई। देयर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी डोंट अंडरस्टैंड। यही साइंस का सबसे बड़ा लेसन है कि वी शुड एक्सेप्ट इट कि यार ये बात होती है, वो मुझे नहीं पता, याद आई। तो ये जो है पहली वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन है और दूसरी सोडियम रिटेंशन से आप इसकी पोटेंशियल को कर सकते हैं, लेकिन हमने कोशिश करते हैं कि वो दें जिससे सोडियम रिटेंशन ना हो। सर जो फिंगर टिप यूनिट होता है, जो आपका जो पाम की तरफ अगर आप टिप ऑफ द फिंगर में जो लाइन है यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ये बराबर होता है आपकी 2 पाम सरफेस एरिया। यस, ग्रेट। कि देखें, ये जो इतना पोर्शन है जो आप ले रहे हैं, यहाँ पे भी ये 0.5 ग्राम है, और ये 0.5 ग्राम जो है जब ट्यूब से निकलता है तो ये 2% बॉडी सरफेस एरिया के लिए काफी होता है। अब इसमें आप सब मेरी तरफ देखें, मैं आपको जरा एक बात बहुत अच्छी समझा दूं जो कि बहुत काम की है। तो रोजाना आपने, और ये आपको एक टोक्स स्टेशन इसका भी आ सकता है, आता है बल्कि, वो ये कि आपको एक पेशेंट दे दिया गया, उस पेशेंट पे लीजन्स मार्क हो गए, और आपसे कहा कि यार इसका जो ना बॉडी सरफेस एरिया कैलकुलेट करो, उसके हिसाब से ये मेडिसिन भी बताओ कितनी इसे चाहिए। वही प्रैक्टिकल बात है, आपको ये पता होना चाहिए। तो ये जो है, ये बात समझना कि ये जो आपने रूल ऑफ 9 पढ़ा हुआ है ना, इसको भूल जाएं, बल्कि ये बात रखें कि याद रखें कि ये जो बॉडी सरफेस एरिया है, इसके लिए आपको यू शुड रिमेंबर द रूल ऑफ 18। वो क्या है कि ये जो आगे का धड़ है ये भी 18% है, पीछे का धड़ भी 18% है, एक टांग भी पूरी 18% है, दूसरी टांग भी 18%, और ये दोनों हाथ ये भी 18% है। तो 5 हो गए 18, एक टांग, दूसरी टांग, आगे का धड़, पीछे का धड़, दोनों हाथ 18 पंजे 90, 90%। बाकी हेड एंड नेक एंड प्रीनियम 10%। ये रफ होता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। तो आप 18 की बात को याद रखें। तो अब आप ये जो है एक हाथ ये 9 का हो गया, तो ये जो पाम है ये 1% है, और ये दूसरा यहाँ का भी 1% हो गया, 2% हो गया, ये 3% हो गया, ये 4% हो गया, ये 5% हो गया, ये 6% हो गया, ये 7% हो गया, ये 8% हो गया, ये 9% हो गया। तो ये जो एक पाम है आपका या बंदे का, इट इज इक्वलेंट टू 1% बॉडी सरफेस एरिया। तो जब भी आप कैलकुलेट करेंगे किसी भी लीजन को, वो हो सकता है छोटे छोटे हो, तो आपने वो पूरे को नहीं, क्योंकि बीच में खाली जगह भी है, उसको देखना है जमा करके कि ये कितना % बॉडी सरफेस एरिया बनता है। इससे आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितनी दवा चाहिए। तो 0.5 ग्राम 1 फिंगर टिप यूनिट इज इक्वलेंट टू 2% बॉडी सरफेस एरिया। तो पूरी बॉडी के लिए कितना चाहिए होगा? डॉक्टर का टिप यूनिट जो कि 0.5 ग्राम है, वो 2% बॉडी सरफेस एरिया के लिए काफी है। तो सिंपल मैथमेटिक्स के जरिए पूरी बॉडी के लिए कितने ग्राम चाहिए आपको? 25। सीधी सी बात है, क्योंकि 4, एक आधा 2 के लिए उससे 4 गुना था, तो 4 गुना 100, 25 का, तो पूरी बॉडी के लिए 20 to 25 ग्राम दवाई चाहिए होती है आपको इस्तेमाल करने के लिए। अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है, तो जितना फिर बॉडी सरफेस एरिया आपको नजर आता है, यू कैन कैलकुलेट योरसेल्फ। और ये एक्सरसाइज आपको खुद घर में करनी पड़ेगी। ये देखना पड़ेगा अपने कोलीग्स के साथ कि यार ये मैंने चार्ट बनाया, जरा गिनो, बताओ कि मुझे कितना बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व है, तो उसके लिए कैलकुलेट करके दिखाओ जी कितनी दवाई चाहिए। यू शुड नो द प्रिंसिपल। एप्लीकेशन प्रिंसिपल की आपने खुद करते रहना है, खुद सीखना है आप। अच्छा, तो ये फिंगर यूनिट है। तो ये पूरी कैलकुलेशन है कितनी आपने देनी है, हफ्ते के लिए देनी है तो क्या होगा,
2 हफ्ते के लिए देनी है तो वो भी फिर आपने कैलकुलेट करनी है। ये आपका काम है कि कैलकुलेट करके उसे दें।